सरकार की एक छोटी सी इंटेंशन, थोड़ी सी विल पावर कितना कुछ बदल सकती है, उसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। हमारे देश में लक्षद्वीप फिजिकल फीचर्स के हिसाब से देखें तो मालदीव जैसा है। जैसे अच्छे अच्छे कोरल रीफ्स मालदीव में है, वैसे लक्षद्वीप में भी है। जैसे ब्लू ओशियंस मालदीव में है, वैसा लक्षद्वीप में भी है। बट देखो मालदीव में आज के समय में कितने ज्यादा टूरिज्म आते हैं, उनकी तो पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। इतना रेवेन्यू उनको मिलता है टूरिज्म से, और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। लेकिन देखो आज वही मालदीव इंडिया को बोल रहा है, आप अपने मिलिट्री पर्सनल यहां से लेके जाइए, हमें आपके साथ रिश्ते नहीं मेंटेन करने हैं। मालदीव की सरकार प्रो चाइना हो चुकी है। अब हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया लक्षद्वीप में, वो लक्षद्वीप जिसको आज तक हमने टूरिज्म के हिसाब से डेवलप नहीं किया। डरते थे हम चाहते थे कि लक्षद्वीप को बचा के रखा जाए। लेकिन देखो बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल नहीं है। इतने सारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में, सिर्फ कुछ ही आइलैंड्स को कॉमर्शलाइज किया जा सकता है, वहां उनको टूरिज्म के लिए ओपन किया जा सकता है। बाकी आइलैंड्स को आप बचा के रखिए ना, वहां पे इकोसिस्टम को बचा के रखिए। लेकिन ऐसा करके कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जो लोग मालदीव में अभी जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो इंडिया में ही रहेंगे, वो पैसा इंडिया में ही रहेगा। देश को कितना फायदा होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर गए ना, उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप लक्षद्वीप में विजिट कीजिए। ये मालदीव को भी एक प्रकार से ना सीधा सीधा सिग्नल है कि हमारे टूरिस्ट के बेस पे आपकी इकोनॉमी चल रही है, अब हम लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे। उसके बाद से तो देखो सोशल मीडिया पर इवन जो ये साइट्स होती हैं, मेक बाई ट्रिप, गो आईबीबो, जो पैकेज बेचती हैं, यहां पर लक्षद्वीप इतना ज्यादा सर्च होने लगा, इतना ज्यादा सर्च होने लगा, लोग लक्षद्वीप जाना चाहते हैं। बट दिक्कत वहां पे अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। अब देखो सरकार की इंटेंशन यहां पे आती है कि सरकार अच्छे से यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे मालदीव की तरह, ताकि ना सिर्फ भारत से बल्कि दूसरे देशों से भी जो टूरिस्ट हैं वो लक्षद्वीप विजिट करने में आए, लक्षद्वीप विजिट करने के लिए आए, और मालदीव को भी ये एहसास हो कि आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो, इंडिया आपकी डेवलपमेंट में, आपकी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। डेट आज की देखो 6 जनवरी 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू के 2 और इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित। हिंदू में ये बीच का जो आर्टिकल है जबरदस्त है। देश में एग्जामिनेशन सिस्टम से संबंधित यूनिवर्सिटीज में, बोर्ड्स में। फिर ये आर्टिकल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में देखो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। आप भी मतलब आपको अजीब लगेगा यार, इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, वो भी प्रिवेंशन के लिए। इन्फेक्शन ना हो तो भी डॉक्टर्स एंटीमाइक्रोबियल मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। देखेंगे ये आर्टिकल। फिर एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वॉइस वोट से संबंधित, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट ये है, मैनी मैन गो फिशिंग देयर एंटायर लाइव्स विदाउट नोइंग इट इज नॉट फिश दे आर आफ्टर। हेनरी डेविड थोरो का ये कोट है। देखो थोरो इसमें क्या कहना चाहते हैं, कई बार ना हम गोल बना लेते हैं, लेकिन हम सुपरफिशियल गोल बना लेते हैं और हमें रियलाइज नहीं होता कि वास्तव में हमारा गोल क्या है। सेल्फ अवेयर नहीं होते हम। तो थोरो कहते हैं कि कुछ लोग ना जैसे अपना गोल बना लेते हैं कि मुझे फिशिंग करना है, लेकिन वास्तव में उनका गोल फिशिंग नहीं था, मछली पकड़ना नहीं था। वास्तव में उनका गोल था कि हाँ, नेचर के करीब जाना, नेचर को महसूस करना, थोड़ा अपने आप को वक्त देना। उनका गोल वास्तव में ये था। जैसे देखो स्टूडेंट्स लाइफ में भी बहुत बार लोग ना दूसरों के कहने पे अपना गोल बना लेते हैं, दूसरों के कहने पे अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं पीयर प्रेशर के चलते, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि ये एरिया उनके इंटरेस्ट का एरिया नहीं है। यूपीएससी में आप देखते हो कई बार बहुत से लोग ऐसी ऐसी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अपने पीयर प्रेशर के चलते कि लाइब्रेरी में सब पढ़ रहे हैं तो मुझे भी ये पढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो सोर्स है वो आपके काम का है या नहीं है। ये नोट्स या ये बुक सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो कुल मिला के देखो पॉइंट यही है। थोरो ये कहते हैं लोगों को ना पता नहीं होता कि उनका एक्चुअल गोल है क्या, उन्हें रियलाइज नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते वो अपना गोल बना लेते हैं, सुपरफिशियली गोल बना लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है और पूरी जिंदगी उन्हें पता ही नहीं लगता कि असली गोल हमारा था क्या। तो ये कोट है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल,
देश में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, स्कूल बोर्ड्स में, कॉलेजेस में एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित हैं। देखो हमारे देश में ना 1100 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, 50,000 कॉलेजेस हैं, जिनमें 40 मिलियन स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। हमारे देश में 60 स्कूल बोर्ड्स भी हैं अलग अलग, जैसे हरियाणा का अलग स्कूल बोर्ड है, यूपी का अलग स्कूल बोर्ड है, और इनमें हर साल 15 मिलियन स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। लेकिन देखो हमारे देश में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, बच्चे मान लीजिए एग्जाम देते हैं अलग अलग स्कूल बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटीज में, उनमें ना बहुत सारी कमियां हैं। हमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। कमियां हैं इस वजह से ना, जहां एक तरफ जनता का, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर का, जैसे यूनिवर्सिटी से कोई पास आउट होता है तो ना वैसे उसके पास डिग्री होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है ना, कंपनी वाले हैं जो जॉब देते हैं, वो उन डिग्रीज पे विश्वास नहीं करते। वो अलग से अपना टेस्ट लेते हैं। उनको लगता है कि यार ये डिग्री तो कैसे भी हासिल की जा सकती है, यूनिवर्सिटी में तो कोई भी पास हो जाता है। तो इस प्रकार की सोच डेवलप हो गई है कि यार ये एग्जाम्स जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, ये अच्छे एग्जाम्स नहीं है, इनको कोई भी पास कर लेता है, नकल चलती है, धांधलेबाजी होती है, तो यूनिवर्सिटीज की डिग्री प्राप्त करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान काम है। तो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है। कोई पूछे लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी क्यों है एग्जामिनेशन सिस्टम में? क्योंकि पेपर लीक्स बहुत होते हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है ना, वो पैसों के चक्कर में पेपर्स बेच देते हैं। और देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं ना, तो मीडिया में खबरें आती हैं बहुत ज्यादा। आपको भी पता है एसएससी का या फिर दूसरे एग्जाम्स लीक होते हैं। राजस्थान में, दूसरे राज्यों में बहुत सारे एग्जाम्स में पेपर लीक हो गए, तो वो चीजें तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत कुछ दाव पे है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के पेपर लीक होते हैं, कहीं खबर भी नहीं छपती इतनी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इसे सीरियसली नहीं लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है या फिर प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, यूनिवर्सिटी के पेपर्स बेच देते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे। देखो एग्जामिनेशन सिस्टम में ना, हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में रोट लर्निंग पे बहुत फोकस किया जाता है। मतलब क्वेश्चंस भी ऐसे सेट किए जाते हैं कि जो रट्टा मार के आया है, जो याद करके आया है, वो क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे देगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, जबकि क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं टेस्ट किया जाता। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस आप डेवलप करोगे तो उसके लिए देखो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट वैसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनसे रोट लर्निंग है वो चेक होती है। चूंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा पूरा साल क्रिटिकल लर्निंग पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान ही नहीं देता। एनालिटिकल स्किल्स बच्चे में होती नहीं है। उसको पता है लास्ट में एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे याद करके जाना है और सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर देना है, बस आएंगे हाई मार्क्स इससे ही। तो ये दिक्कत है, रोट लर्निंग पे फोकस किया जाता है एग्जामिनेशंस में। इसके बाद नेक्स्ट है असेसमेंट में बहुत सारी कमियां हैं। असेसमेंट में कमियां देखो ये है, एक प्रोफेसर कहते हैं मैं ना पहला क्वेश्चन देख के ही, पहला क्वेश्चन पढ़ के और राइटिंग देख के बता देता हूं कि ये स्टूडेंट कहां स्टैंड करता है। देखो कितनी गलत बात है। एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस बच्चे का पहला क्वेश्चन अच्छा ना गया हो और बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखे हों। इवन कई प्रोफेसर्स ये भी कहते हैं हम कितने भी मार्क्स दें, कुछ भी करें, कोई ओवरसाइट नहीं है यूनिवर्सिटीज में या फिर स्कूल बोर्ड्स में। कोई ऊपर से देखता भी नहीं कि कैसे कॉपी चेक की गई है। कोई रीवैल्यूएशन का प्रोविजन भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर, कई सारी जगहों पर रीवैल्यूएशन करवाया जा सकता है, कहीं कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है। तो देखो जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब एग्जामिनर के द्वारा कॉपी चेक की गई है, उसको कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है, तो देखो वो तो फिर वहां पे धांधलेबाजी होगी। ये ह्यूमन नेचर है, जब उसको पता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं है, उसके काम में कमियां आएंगी ही आएंगी। और राइटर एक चीज ये भी कहते हैं, इवन जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, कई बार इतने इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, कई बार एम्बिगुअस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रही होती ऐसा क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चंस में एरर होती है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना, उनमें से कोई भी सही नहीं है। देखो एक दो क्वेश्चन में एरर हो तो माना जा सकता है। इवन यूपीएससी के क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। यूपीएससी ने भी अपने क्वेश्चंस को वापस लिया है प्री में, आपको भी पता है। लेकिन मल्टीपल क्वेश्चंस में एरर होती है, हर साल होती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे एग्जामिनर ने ध्यान ही नहीं दिया इतना ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त, और जल्दबाजी में क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए गए। लेकिन देखो
उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आप किसी बच्चे की पूरे साल की जो लर्निंग है उसको असेस कर रहे हो, उनका भविष्य असेस कर रहे हो, लेकिन जल्दबाजी में आप क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हो, ये गलत बात है। तो असेसमेंट में कमियां हैं। नेक्स्ट है सीक्रेसी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। देखो अक्सर ना स्टूडेंट्स इस इशू पे बात करते रहते हैं कि यार यूपीएससी कॉपी किससे चेक करवाता है, कहां से चेक करवाता है, इवैल्यूएशन किन पैरामीटर्स के आधार पे किया जाता है। ये सारी बातें मतलब मैंने तो बहुत की थी। जब मैं तैयारी कर रहा था तो अक्सर मेरे सर्कल में इस प्रकार की हम चीजें डिस्कस करते थे, कौन से प्रोफेसर्स, कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से यूपीएससी चेक करवाता है, क्या पैरामीटर रहता है, किस प्रकार से कॉपीज चेक होती हैं, और आप लोग भी करते ही होंगे। लेकिन देखो यूपीएससी ने ना बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके रखी है, पता नहीं लगता कुछ भी। आप बोलोगे सर सीक्रेसी कुछ कुछ तो जरूरी भी है, अगर सब कुछ पता लग गया तो लोग फिर अप्रोच लगवानी स्टार्ट कर देंगे और एग्जाम में धांधलेबाजी आ जाएगी। राइटर कहते हैं यह बात देखो सच है, बट होता क्या है, आप ना सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में ना एक बैलेंस स्टैब्लिश करो। थोड़ी तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है ना। आप ये मत बताओ कौन से प्रोफेसर से आप कॉपी चेक करवा रहे हो, आप ये तो बताओ किन पैरामीटर्स के आधार पे आप इवैल्यूएशन करवा रहे हो। क्योंकि आप इतनी ट्रांसपेरेंसी लेकर आओगे ना सिस्टम में, इतनी ट्रांसपेरेंसी लेकर आओगे तभी तो इनोवेशन आएगा, तभी तो जज कर सकेंगे बाहर के लोग। कहीं ऐसा बाद में पता लगे आपने बताया कि हम ऐसे इवैल्यूएशन करवा रहे हैं और आप बहुत घटिया ढंग से इवैल्यूएशन करवा रहे हो। जहां ट्रांसपेरेंसी होती है ना वहां चीजें ठीक होती हैं। अभी हमें पता ही नहीं इवैल्यूएशन होता कैसा है यूनिवर्सिटीज में। अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी तो क्वेश्चंस उठेंगे, क्वेश्चंस उठेंगे तो इनोवेशन आएगी, क्वेश्चंस उठेंगे तो चीजें इंप्रूव होंगी। तो आप ना सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच में एक बैलेंस स्टैब्लिश करो। बैलेंस ऐसे स्टैब्लिश करो, जो चीजें आपको सीक्रेट रखनी है वो चीजें सीक्रेट रखो, लेकिन जहां पे ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाओ। तो ये सारे इश्यूज डिस्कस करने के बाद ना लास्ट में आप सॉल्यूशंस डिस्कस कर लीजिए, सॉल्यूशंस जान लीजिए। सबसे पहले तो यार कुछ बढ़िया स्किल्स चेक करो ना स्टूडेंट्स में। सिर्फ आप ये मत चेक करो कि कौन सा स्टूडेंट कितना ज्यादा रट्टा मार सकता है, समझ गए। रोट लर्निंग मत चेक करो, हायर ऑर्डर स्किल्स चेक करो, जैसे एनालिटिकल स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, ये सब चेक करो। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जाम प्रोसेस थ्रू एक्सटर्नल ओवरसाइट। एक्सटर्नल ओवरसाइट जरूर होना चाहिए पूरी एग्जाम प्रोसेस में, मतलब बाहर की एजेंसी, बाहर की अथॉरिटी सब कुछ चेक करे, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, कैसे इवैल्यूएशन हो रहा है, सब कुछ एक्सटर्नल कोई बॉडी चेक करे। नेक्स्ट, अब तो देखो टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्वेश्चन पेपर सेट करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन ऑटोमेटेड इवैल्यूएशंस के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अब इस्तेमाल किया जाए बच्चों को एसेस करने में। नेक्स्ट, एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ एग्जाम बोर्ड्स एंड पब्लिशिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स पीरियडिकली। एग्जाम बोर्ड्स जो है ना उनका एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, और कौन से राज्य के एग्जाम बोर्ड ने कितना अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस जो है वो समय समय पर पब्लिक डोमेन में रखी जाए। नेक्स्ट, देखो पूरे साल के अंत में फाइनल एग्जाम होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन पूरे साल में समय समय पे कंटिन्यूअस असेसमेंट बच्चों का होता रहना चाहिए, असाइनमेंट्स के थ्रू या फिर समय समय पे जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं, प्री एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू। नेक्स्ट, अलग अलग संस्थानों को, जैसे यूनिवर्सिटीज को, स्कूल बोर्ड्स को ना ग्रेड किया जाए ट्रांसपेरेंसी के आधार पे। वहां पे एग्जामिनेशन सिस्टम में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितनी रिलायबिलिटी है, इन पैरामीटर्स के आधार पे उनको ग्रेड दिए जाएं, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन भी पैदा हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। एक पॉइंट देखो और भी था, इनएडिक्वेट रेगुलेशन से संबंधित। देखो वैसे हमारे देश में ना एग्जामिनेशन सिस्टम काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, और जरूरी भी है वैसे डिसेंट्रलाइजेशन। देखो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से ना इनोवेशन आता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनमी है अपने स्टूडेंट्स को एसेस करने की, तो वो अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को एसेस कर लेता है खुद से, एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर्मुलेट करके। लेकिन देखो डिसेंट्रलाइजेशन जहां ऑटोनमी लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, बट ना एक्सटर्नल ओवरसाइट बिल्कुल मत छोड़ो। अगर आप पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर दोगे और कोई देखने वाला ही नहीं है, तो वो कई बार ना ऑटोनमी का मिसयूज भी कर लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, और आती नहीं है इनोवेशन, बल्कि पुराना सिस्टम चलता रहता है और खराब चलता रहता है।
इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ ना रेगुलेशन भी टाइट करो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है, वॉइस वोट्स डेमोक्रेसी के लिए क्यों खराब है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पार्लियामेंट में ना अक्सर कई बार आपने ऐसा देखा होगा, जब किसी बिल पर चर्चा हो जाती है तो चर्चा के बाद स्पीकर सीधा सीधा ये पूछते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस बिल के फेवर में है, बिल के पास होने के फेवर में है। बोले आय तो एमपीज बोलते हैं आयज, उसके बाद बोलेंगे जो बिल के अगेंस्ट में है वो बोले नो, फिर बाकी एमपीज बोलते हैं जो विरोध में होते हैं वो बोलते हैं नो। तो स्पीकर कहते हैं कि आय वालों की आवाज ज्यादा है, इस वजह से हम इस बिल को पास करते हैं, ये बिल पास माना जाए। ऐसा आपने देखा होगा ना। तो ये चीज है वॉइस वोट के माध्यम से बिल को पास कर देना। एक्चुअल में वोटिंग नहीं हुई एमपीज की, सिर्फ वॉइस वोट करके बिल को पास कर दिया गया। वैसे देखो किसी भी एमपी का यह अधिकार है, वो ये मांग कर सकता है चेयर से कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस बिल के पास होने से संबंधित सभी एमपीज वोट करें प्रॉपरली और उनका वोट रिकॉर्ड हो। लेकिन देखो जो चेयर हैं वो किसी एमपी की मांग को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है तो एमपी की मांग को रिजेक्ट भी कर सकते हैं स्पीकर, लोकसभा के केस में। लेकिन ना स्पीकर को यह चीज ना कभी कभी करनी चाहिए, अदरवाइज किसी भी एमपी की मांग आती है कि वोटिंग की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए तो ना उनको ये मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए एमपी की। बट राइटर ये कहते हैं पिछले कुछ दिनों में ना ऐसा फेनोमेनन देखने को मिल रहा है कि जो स्पीकर है ना ज्यादातर एमपीज की मांग को ना रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं नहीं वॉइस वोट से काम चल जाएगा, हमें जरूरत नहीं है वोट को रिकॉर्ड करने की। जैसे एग्जांपल देखिए आप, फर्स्ट एनडीए की सरकार जो थी ना, उस सरकार में 2014 से 2019 के बीच में 180 बिल्स में से ना 40 बिल्स पे प्रॉपर वोट्स की रिकॉर्डिंग हुई और बाकी बिल्स तो वॉइस वोट से पास कर दिए गए। लेकिन अभी की जो सरकार है ना उसमें सिर्फ 209 बिल्स में से 20 बिल्स पर ही वोट्स की रिकॉर्डिंग हुई, बाकी देखो बचे हुए ऑलमोस्ट 190 बिल्स को तो वॉइस वोट से पास कर दिया गया। अब आप पूछोगे सर फर्क क्या पड़ता है, बिल पास तो पास है ना, चाहे वो वॉइस वोट से हो या फिर प्रॉपर वोट्स की रिकॉर्डिंग हो और एमपीज वोट करें बटन्स की सहायता से और पता लगे प्रॉपर कितने एमपीज बिल के पक्ष में थे और कितने एमपीज बिल के अगेंस्ट हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप यहां पे देखो, जैसे देखो वुमेन रिजर्वेशन बिल था, बिल के पक्ष में थे 454 एमपीज और 2 एमपीज बिल के अगेंस्ट में थे। फॉर एग्जांपल ओवैसी ने बोला कि मुस्लिम एंड ओबीसी महिलाओं को वुमेन रिजर्वेशन बिल में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैं विरोध में हूं। एक और एमपी विरोध में थे। तो यहां पे प्रॉपर वोट की रिकॉर्डिंग हुई है कि 454 एमपी पक्ष में है और 2 एमपी अगेंस्ट में है। आप और एग्जांपल लीजिए, ट्रिपल तलाक बिल 2018 में आया, 303 एमपी पक्ष में थे, 82 एमपी अगेंस्ट थे। तो ये क्या है, ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग है कितने एमपीज पक्ष में कितने एमपीज अगेंस्ट में। वॉइस वोट में पता नहीं चलता। तो मैं आपको फायदे बताता हूं कि जब ये पता लगता है ना, जब एमपीज के वोट की रिकॉर्डिंग होती है और ये पता लगता है कि कौन कौन से एमपीज ने पक्ष में वोट दिया, कौन से खिलाफ वोट दिया, कितने एमपीज पक्ष में थे कितने खिलाफ में थे, तो इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहले ना हमारे देश का सिस्टम क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें ना जनता कैंडिडेट्स को वोट देती है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को। हम सब कैंडिडेट्स को वोट देते हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ना हमें ये पूरा पूरा अधिकार है, यानी जनता को ये पूरा पूरा अधिकार है कि पता तो चले हमारा एमपी या एमएलए किसको वोट दे रहा है, वो वोटिंग में शामिल भी हुआ है क्या, भाग गया है, एब्सेंट रहा है, हमें पता तो लगना चाहिए हमारे एमपी ने क्या किया। वॉइस वोट में तो हमें पता ही लगता कि हमारा एमपी पार्लियामेंट में इस बिल के दौरान जब वोटिंग हुई तो वो कहां था। प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है तो पता लगता है कि हमारे एमपी ने बिल के पक्ष में वोट दिया या फिर खिलाफ वोट दिया या फिर वोट दिया ही नहीं, वो एब्सटेन हो गया। तो जनता की अकाउंटेबिलिटी, मतलब जनता के प्रति एमपी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है जब वोट्स की रिकॉर्डिंग होती है, जनता को पता लगता है कि उनके एमपी ने कहां वोट दिया है। अब दूसरी चीज देखिए, जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन का यह कहना है, देखो जब प्रॉपर वोट की रिकॉर्डिंग होती है ना तो जनता को यह समझ में आता है कि यार इतने सारे एमपीज इस बिल के अगेंस्ट थे, पता तो लगता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं,
दिल्ली सर्विस बिल था। दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, इसमें एग्जाम्पल नहीं है, मैंने कहीं और पढ़ा किसी दूसरे आर्टिकल में। वहां पे ना ऑलमोस्ट 131 एमपीज ने दिल्ली सर्विस बिल के पक्ष में वोट दिया था और 102 एमपीज ने अगेंस्ट में वोट दिया था। मतलब गैप जो था काफी कम था। तो जनता को पता तो लगे कि ये बिल जो पास हुआ है इसमें बहुत सारे एमपीज, मतलब ज्यादातर तो नहीं कह सकते क्योंकि मेजोरिटी तो पक्ष में ही है, लेकिन एक बड़े सेक्शन ऑफ एमपीज इस बिल के अगेंस्ट में थे और सहमति से ये बिल पास नहीं हुआ है। जनता को पता लगता है किसी बिल का अपोजिशन कितना ज्यादा था, ये फायदा होता है। इसके अलावा देखो, अगर प्रॉपर एमपीज के वोट्स की रिकॉर्डिंग होती है ना, इससे देखो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, जनता को पता लगता है हम पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मजबूत करते हैं एमपीज के वोट को रिकॉर्ड करके। लेकिन ना करके क्या फायदा होता है ना, मतलब सीधा वॉइस वोट से बिल पास कर दिया, इससे क्या ही फायदा होगा। 4-5 मिनट में तो पूरी प्रोसेस खत्म ही हो जाती है। तो 4-5 मिनट अच्छी चीज के लिए कंज्यूम हुए तो बढ़िया है ना। वैसे भी पार्लियामेंट डिसरप्ट होती है, इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है अपोजिशन के डिसरप्शन की वजह से, कई बार सरकार की वजह से। तो ये 4-5 मिनट इन्वेस्ट करना एमपीज के वोट को रिकॉर्ड करने के लिए वो वर्थ है। अब देखो एक चीज ना, एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ एक रुकावट है इस चीज में। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि देखो, जब पॉलिटिकल पार्टीज में व्हीप जारी हो जाता है ना, तो सभी एमपीज को पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से ही वोट देना होता है। अलग वो वोट दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो अलग वोट देंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन उनका हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसलिए वॉइस वोट इसलिए होता है कि पता ही है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की कितनी सीट्स हैं लोकसभा में। अगर वो सारे भी विरोध करें तो भी मतलब बिल के पास होने से वो रोक नहीं सकते, और सरकार के पास ज्यादा एमपीज हैं और सरकार के एमपीज को भी सरकार के स्टैंड में वोट देना होगा, और अपोजिशन के जो एमपीज हैं उनको भी अपोजिशन के बिल के ऊपर स्टैंड के हिसाब से वोट देना होता है। और ये चीज क्लियर है, सरकार के पास ज्यादा एमपीज हैं, वो खिलाफ जाके वोट दे नहीं सकते एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण। तो इस वजह से क्यों ही टाइम वेस्ट करना, वॉइस वोट से एक फॉर्मेलिटी कर दो, पता ही है बिल पास होना ही है, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करो। राइटर कहते हैं देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, वो एक रुकावट तो है। कई बार ऐसा होता है कि डिबेट के दौरान तो ना कई एमपीज बिल के अगेंस्ट बोल देते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, जब वोट देना होता है तो उनको पक्ष में वोट फिर वो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारी सोच बिल के अगेंस्ट है, लेकिन पक्ष में वोट देते हैं वो मजबूरी के चलते, क्योंकि उन्हें पता है अगर खिलाफ वोट दिया तो हमारी सदस्यता चली जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस बिल में भी, इस लॉ में भी, एंटी डिफेक्शन लॉ में सुधार की आवश्यकता है, ताकि एमपीज खुल के अपने विचार प्रकट कर सकें लोकसभा में और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडियन एक्सप्रेस का। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, काफी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। मतलब एक सर्वे करवाया गया, फर्स्ट मल्टी सेंट्रिक पॉइंट प्रिविलेंस सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक यूज। ये जो सर्वे था ना, एंटीबायोटिक यूज से संबंधित था। 20 अलग अलग साइट्स पे करवाया गया 2021-22 में। किसके द्वारा ये सर्वे करवाया गया था? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के द्वारा। ये जो एनसीडीसी है ना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आती है। तो सर्वे में क्या चौंकाने वाले आंकड़े आए मैं आपको बताता हूं। देखो, 15 स्टेट्स और 2 यूटीज में ना जो टर्सरी केयर हॉस्पिटल्स थे। टर्सरी केयर हॉस्पिटल कौन से होते हैं? जो जहां पे देखो एडवांस हेल्थ केयर वाली फैसिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मेदांता हॉस्पिटल है, नॉर्थ इंडिया में फेमस है। गंगाराम हॉस्पिटल है। ये थोड़े हाईफाई हॉस्पिटल हैं, और जब बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं तब इलाज के लिए यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि एडवांस हेल्थ केयर यहाँ पे मिलता है, फैसिलिटीज भी ज़्यादा होती हैं। तो ना इन हॉस्पिटल्स में, टर्सरी हॉस्पिटल्स में 70% पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई। इतने ज़्यादा पेशेंट्स को, 70% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को। इवन देखो, 70% से भी ज़्यादा पेशेंट्स को जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई ना, उनमें से 50% एंटीबायोटिक्स ऐसी थी जिनसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो सकता है। आप बोलोगे सर ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है? बिगिनर बच्चों को बता रहा हूं, बाकी बच्चों को तो पता ही होगा। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऐसी सिचुएशन होती है कि जब ना एंटीबायोटिक्स का आपकी बॉडी पे असर होना बंद हो जाता है। जिस बैक्टीरिया की वजह से
आपको डिजीज हुआ था ना, वो बैक्टीरिया अपने आप को चेंज कर लेता है और फिर एंटीबायोटिक्स का असर बॉडी पे होना खत्म हो जाता है। जब बार बार एंटीबायोटिक्स बॉडी को दी जाती है ना, तब भी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो सकता है। मैं इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स दी कि बाद में एंटीबायोटिक्स की टेबलेट्स का असर होना ही बंद हो गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रिवील, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको भी हैरानी होगी, 55% से ज्यादा पेशेंट्स को तो ना एंटीबायोटिक्स की जो टेबलेट्स है ना, वो सिर्फ एक प्रिवेंशन के तौर पे दी गई थी। मतलब कि जो कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हां बुखार हो ही ना, इन्फेक्शन फैले ही ना, इससे पहले ही टेबलेट ले लो। लेकिन देखो ये इस कहावत का तो बहुत ज्यादा मिसयूज हो गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। भैया इन्फेक्शन फैलने तो दो, तब तो आप टेबलेट लो ना। पहले ही आप प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स टेबलेट ले रहे हो, कितना ज्यादा खतरनाक है। इवन उससे भी ज्यादा आजकल तो क्या हो गया, डॉक्टर्स चेक ही नहीं करते कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। इवन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, ये चीजें भी डॉक्टर चेक नहीं कर रहे हैं। सीधा का सीधा हाँ एंटीबायोटिक्स 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 एंटीबायोटिक्स, सिर्फ यही चलता रहता है। लेकिन देखो इसके ना बहुत खतरनाक परिणाम उभर के आ सकते हैं, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जा रही है पेशेंट्स को, इवन एनिमल्स को भी। ऐसा ना हो जाए कि जो प्रमुख एंटीबायोटिक्स हैं उनका बॉडी पे असर होना बंद हो गया, तो फिर क्या होगा हमारा। फिर तो देखो छोटे से छोटा बुखार होगा, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन फैल गया, वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स ने असर करना बंद कर दिया हमारी गलतियों के कारण। पास्ट में हमने इतना ज्यादा उनको यूज किया, अब उन टेबलेट्स ने असर करना बंद कर दिया है। तो राइटर ये कहते हैं देखो दो चीजें हो सकती हैं। पहली तो बात, आप R&D करते रहिए, नए नए एंटीबायोटिक्स को खोज के निकालना जरूरी है, ताकि करंट वाली अगर इनइफेक्टिव हो भी गई तो कम से कम R&D चल रही हो और नई एंटीबायोटिक्स बन रही हो। एक तो ये चीज होनी चाहिए। दूसरा देखो सरकार इस चीज को सीरियस लेना, मतलब कानून बनना चाहिए कि कब कब डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते हैं। इस पे सरकार स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। मतलब अब तो सरकार सिर्फ गाइडलाइंस जारी करती है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। WHO का जो डेटा है ना, वो भी बहुत खतरनाक डराने वाला है। 2019 में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से 1.27 मिलियन लोगों की डायरेक्टली डेथ हो गई और इनडायरेक्टली 4.95 मिलियन लोगों की डेथ हो गई एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हॉस्पिटल्स एंटीबायोटिक्स इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं, कई बार उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं कि ज्यादा पैसा उनका बनेगा, कमीशन होता है। कई बार इसलिए क्योंकि पेशेंट जल्दी रिलीफ की मांग करता है कि हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, जल्दी की जल्दी आराम चाहिए। बट भैया देखो तो सही हुआ क्या है, वास्तव में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है, कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, सब कुछ देख के एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करो ना, वैसे ही मत कर दो बिना सोचे समझे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से संबंधित, ड्रग वार। चलते हैं आगे। लास्ट में देखो ये दो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करने हैं। pwonlyis.com पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हम मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।